हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2। इसके अंदर हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन करके आते हैं। देखो बेटा, ओम्स ना एक साइंटिस्ट थे ओम, जिन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था कि बेटा सर्किट के अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो करंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है ना, हाँ, ये एस्टैब्लिश कर दिया कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। इन्होंने क्या बताया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ना करंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। प्लस इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उनका ऑब्जर्वेशंस किए। इन्होंने ये भी पता लगाया कि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ना किसी एक स्पेसिफिक सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इन्होंने बताया बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो आता है हमेशा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद वो बार बार कांस्टेंट आ रहा है, एक ही वैल्यू निकल करके आ रही है बार बार किसी एक स्पेसिफिक सर्किट के लिए। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला बेटा ये जो कांस्टेंट है ना, इसको मैं नाम दूंगा कैपिटल आर, और इन्होंने बोल दिया ये कैपिटल आर क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे बेटा। आई जो है ना इस तरफ चला जाएगा, तो V इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है ना, जिसमें V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है, और R क्या है यहाँ पे बेटा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है हर एक कंडक्टर की, ताकि वो ना किसी चार्ज के फ्लो को, सर्किट के अंदर किसी चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट कर सके, रोक सके। बेटा हर एक कंडक्टर की ना अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये चाहता है कि वो अपने थ्रू ना किसी चार्ज को फ्लो होने ना दे। तो इसी प्रॉपर्टी को बेटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोल दिया बेटा रेजिस्टेंस है। ये क्या क्रिएट करता है, ये रुकावट क्रिएट करता है करंट के फ्लो में। ठीक है ना। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ना बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ना एक एसआई यूनिट भी होगी, और एसआई यूनिट क्या है बेटा, इसकी एक ओम जो है ना, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है ना, जिसको हम लोग एक ग्रीक सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम इसको भी ओम ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा देखो, क्वेश्चन में आ सकता है बेटा कि 1 ओम को डिफाइन करिए, काफ़ी बार आया है। एक नंबर में आ सकता है बेटा 1 ओम को डिफाइन करने के लिए हम लोग ज़रा इसको समझते हैं कि हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर। अगर यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, तो V अपॉन में I हो जाएगा। और रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, ताकि ऊपर नीचे की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो कट हो जाएं, कैंसिल आउट हो जाएं। तो 1 ओम कितना हो जाएगा बेटा, हमेशा 1 वोल्टेज और अपॉन में 1 एम्पेयर। अब देखो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लो इज 1 एम्पेयर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। किसी बेटा कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको 1 वोल्ट दिया हुआ है या 1 वोल्ट है, और उसके अंदर करंट फ्लो कितना हो रहा है बेटा, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आप लोग बोलेंगे कि वो कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है बेटा, 1 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले सर्किट के अंदर डायग्राम देखा सर्किट के डायग्राम्स देखे हमने। उसके अंदर एक था बेटा रियोस्टेट, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस था। वो क्या करता था कि सर्किट के अंदर ना रेजिस्टेंस को वेरी करा देता था, चेंज करा देता था, है ना। हम लोग सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं उसकी हेल्प से। तो देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पर रियोस्टेट की एक डेफिनेशन लिखी है, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। किसी एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को चेंज करने के काम में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रियोस्टेट कहते हैं। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि हमको बार बार सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को चेंज करना क्यों है। तो देखो कई बार जो है ना, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स होता है, जो बैटरी है, उसको हटाते हैं ताकि हमको करंट जो है ना उसको हटा के दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगाएंगे, बैटरी चेंज करेंगे। बेसिक बात ये है कि हमने बैटरी चेंज करी ताकि करंट को हम लोग घटा या बढ़ा सकें, करंट को कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें। अगर हमारे पास बेटा, या तो हम लोग चाहते हैं कि बार बार मैं ना जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, बैटरी है, उसको चेंज ना करूं, तो मैं क्या कर लूँगा, उसके अंदर एक रियोस्टेट ऐड कर दूंगा, ताकि उसके अंदर ना बेटा रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा या घटा सकूं, ताकि मैं करंट के फ्लो को रेगुलेट कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। कैसे होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर कितना बेटा रुकावट पैदा कर रही है कंडक्टर सर्किट में, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस के फ्लो होने में रुकावट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ये है ना। अगर हमने रेजिस्टेंस को बेटा बढ़ा दिया तो करंट का फ्लो, जो चार्जेस का फ्लो है, वो अपने आप कम हो जाएगा, करंट अपने आप कम हो जाएगा। और अगर हमने बेटा रेजिस्टेंस को कम कर दिया, यानी कि रुकावट को कम कर दिया, तो करंट जो है ना अपने आप में बढ़ जाएगा। देखो ये किस काम में आया हुआ है, इट रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना बेटा, तो रेजिस्टेंस होता है ना,
अगर कोई एक कंडक्टर लिया है आपने तो उसका रेजिस्टेंस ना सर्किट के अंदर कम होगा, लेकिन हमने छोटी क्लास में पढ़ा है बेटा इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने थ्रू करंट को बिल्कुल भी फ्लो नहीं करने देते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं। बेटा इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं कि अपने थ्रू कोई भी करंट को फ्लो करने नहीं देते हैं। बेटा नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखो रेजिस्टेंस जो है ना 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस ना कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा बेटा कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और तीसरा कंडक्टर के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बेटा यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें ना हम लोगों को समझने के लिए हैं यहाँ पे। सबसे पहला हम लोग ना रेजिस्टेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो एक ना मैंने कंडक्टर लिया हुआ है, इसको मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया। बेटा इसके अंदर ना बहुत सारे एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि जिसका चार्ज ना फ्लो करना चाह रहा है। दोनों तरफ बेटा पोटेंशियल का डिफरेंस है और चार्ज फ्लो करना चाह रहा है, ठीक है ना। चार्ज फ्लो करना चाह रहा है बेटा, तो अगर चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे ना एक एटम आ जाएगा और यहाँ पे इसका कोलिजन हो जाएगा बेटा। इसी कोलिजन की वजह से ना कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। बार बार चार्ज ना एटम के साथ टकराएगा, उससे ना कोलाइड करेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, जितना ज़्यादा ये लंबा कंडक्टर होगा ना उतना ज़्यादा एटम के साथ ये बार बार कोलाइड करेगा और बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ से ना बेटा एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ना लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड चीज़ देखेंगे बेटा, यहाँ पे मैंने वही कंडक्टर ना बेटा दूसरा कंडक्टर लिया है इस बार, लेकिन इस बार ना कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है। बेटा इस जगह को ना हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, यानी कि इसकी विड्थ ना इस बार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से हुआ क्या कि एटम्स तो वैसे ही बहुत सारे हैं कंडक्टर्स के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ना निकलने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाएगी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं बेटा कि जब किसी एक रोड के ऊपर ट्रैफिक लगता है ना, तो अगर रोड ना बहुत ज़्यादा लेन्स का हो, 6 लेन्स का, 8 लेन्स का, 12 लेन्स का होता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगता है, आराम से सारे के सारी व्हीकल्स ना स्मूथली क्रॉस कर जाती हैं। इसी तरीके से बेटा इस कंडक्टर की ना विड्थ ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ये आराम से टकराएगा तो, लेकिन ये आराम से इसको रास्ता मिलते हुए चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि बेटा रेजिस्टेंस ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप एरिया इसको प्रोवाइड करेंगे उतना रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। अच्छा देखो, अब इन दोनों डिपेंडेंसीज को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखें तो बेटा रेजिस्टेंस ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे बेटा एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग ना क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और ये होता क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से ना अगर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके यहाँ पे कांस्टेंट लगाया तो यहाँ पे हमारे पास तीसरी चीज़ आ गई है कि जो रो होता है ना रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी ना एक मटेरियल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग होगी बेटा। वो मटेरियल चाहे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता हो या ना कराता हो, उसके पास ना रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। यहाँ से हम तीसरी चीज़ पता लगा सकते हैं बेटा, जो रेजिस्टेंस है ना वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि ये जो रेजिस्टिविटी है बेटा मटेरियल स्पेसिफिक है, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और द नेचर ऑफ मटेरियल। अब हमारे पास देखो रेजिस्टिविटी जो है ना एक नया टॉपिक है। रेजिस्टिविटी होता क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। हर एक प्रॉपर्टी की हर एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज के फ्लो को अपोज करे। बेटा रेजिस्टेंस क्या था, वो सिर्फ एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी। यहाँ पे बेटा कंडक्टर भी होंगे, एलॉयज भी होंगे, यहाँ पे इंसुलेटर्स भी होंगे, सबकी प्रॉपर्टी होती है कि फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करें। अच्छा देखो, इसकी ना एसआई यूनिट भी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है ना, ओम मीटर होगी। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी है ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, उसके बाद बेटा एलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है, और सबसे लास्ट में किसकी रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है। इसी वजह से बेटा जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है ना कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस के लिए वायर यूज़ की जाती है ना वो कॉपर और एल्यूमिनियम की यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। और बेटा रेजिस्टिविटी एलॉय की कंडक्टर के मुकाबले में ज़्यादा है, तो हम लोग जो है ना जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं हमारे उसके अंदर एलॉयज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेटा जो हमारे पास जो एलॉयज़ है ना ये जल्दी से बर्न भी नहीं हो जाते, और ये जल्दी से बेटा हाई टेम्परेचर के ऊपर ना ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं, ठीक है। और एक बात और बेटा, जो टंगस्टन है ना
उसको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली बल्ब के फिलामेंट की तरह, बल्ब के फिलामेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। टंगस्टन एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बेटा बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होगी, आराम से ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फ्लो करा देगा। जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फ्लो कराएगा बेटा, इसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो ये जो है ना करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कराएगा अपने अंदर से, रेजिस्टिविटी बहुत कम है इसकी। तो टंगस्टन को क्यों यूज़ किया गया बेटा? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे ना ये पिघलता नहीं है आसानी से, ठीक है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। बेटा यहाँ पे ना एक मैं एक्स्ट्रा आपको जो है ना लिस्ट बना देता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर एक लिस्ट है, यहाँ पे लगा दिया, इसको आप समझेंगे। देखो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, कंडक्टर्स की, एलॉयज़ की और इंसुलेटर्स की। यहाँ पे ना आपको बेटा इनके मटेरियल और रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, जो कंडक्टर्स है ना सारे के सारे, इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बाकी सारे मटेरियल के कंपैरिजन में बहुत कम है। देखो इन सब के ऊपर 10⁻⁻8 और -6 लिखा हुआ है ना, तो ये बहुत कम वैल्यू होती है। इसके बाद एलॉयज़ में आ जाइए। देखिए एलॉयज़ में आपके पास 3 तरीके के एलॉयज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको, और इसको याद भी करना है बेटा। मैंगनीन कांस्टेंटन बेटा कॉपर और निकल का एलॉय होता है। मैंगनीन बेटा कॉपर मैंगनीज और निकल का एलॉय होता है। निक्रोम बेटा निकल क्रोमियम मैंगनीज और आयरन का एलॉय होता है। इन सब की रेजिस्टिविटी देखो कंडक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे 10 की पावर जो है ना -6 है, और ऊपर हमारे पास कंडक्टर्स के अंदर 10 की पावर -8 था, जो कि बहुत कम है, और 10 की पावर -6 उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है बेटा। अब नीचे इंसुलेटर्स में देखिए, जैसे कि ग्लास हो गया, रबर हो गया, इनकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है बेटा बहुत ज़्यादा है। 10 की पावर 10 है, 13 है, 15 है, 12 है, 14 है, तो ये रेजिस्टिविटी बेटा बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। बेटा हम लोग ना आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके स्क्रीन के ऊपर ये ना क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको पढ़ेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर एंड गेस द प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर एज वेल। बेटा हम लोगों को ना प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेबल है ना, वहाँ से आप लोग देख लेना और वो मटेरियल आप बता देंगे। आपको यहाँ पे बेटा एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखी हुई है कि यहाँ पे ना टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड है। यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे बेटा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ना दोनों टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ये बात आपकी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बदलने की वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर बेटा टेम्परेचर ना स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। अब टेम्परेचर इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर को यूज़ करते हुए हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 26 ओम है, और डायमीटर आपको 0.3 मिलीमीटर दिया हुआ है। आपको रेजिस्टिविटी पता लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास लेंथ ना मीटर में है, जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस ओम में है, जो कि एसआई यूनिट है, लेकिन डायमीटर ना मिलीमीटर में दिया हुआ है। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको 10 की पावर -3 लगाना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा यहाँ पे आपके पास बेटा डायामीटर दिया हुआ है, जबकि आपको ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपके पास रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ρl/a, है ना। अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे रो तो आप लोग निकाल लेंगे, लेंथ आपको 1 मीटर दिए हुए, रेजिस्टेंस आप जो है ना 26 ओम यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन एरिया आप कैसे निकालेंगे बेटा? एरिया निकालने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना वो सर्कल से निकाला जाएगा, ठीक है। सर्कल के एरिया से निकाला जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? πr²। अब जो कंडक्टर होता है ना वो बेसिकली बेटा साइड्स में से ना सर्कुलर होता है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा एरिया लगा देंगे? सर्कल का एरिया लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे इस एरिया के अंदर बेटा रेडियस लगा हुआ होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है? डायमीटर। तो रेडियस क्या होगा इसका? हाफ हो जाएगा इसका रेडियस, 0.3 × 10⁻³ अपॉन में 2 हो जाएगा, इसका हाफ हो गया, सिंपल। अब हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे बेटा, वैल्यूज़ रखेंगे फॉर्मूले के अंदर। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 26 दिया हुआ है। आपको रो की वैल्यू निकालनी है, लेंथ आपको 1 मीटर दिया हुआ है, और एरिया आप जो है बेटा πr² से लगाएंगे। तो πr², पाई की वैल्यू होती है 3.14 ले लो आप डायरेक्ट। रेजिस्टेंस रेडियस कितना है आपके पास? 0.3 × 10⁻³ और इसका स्क्वायर रहेगा 0.3 × 10⁻³ अपॉन में 2, यानी कि πr का स्क्वायर आपने लगा दिया, ठीक है बेटा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको देखो क्या मिलेगा आपको, 26 × 3.14 × 0.3 × 10⁻³ अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे राइट साइड में आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। बेटा अगर आपको ये सब सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ना इस तरीके के कैलकुलेशंस ना छोटी क्लासेस के बुक के अंदर
मैथ्स की बुक के अंदर आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा बेटा 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी इसकी कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा एक बात और बेटा, अगर ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो इतनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन ना वो लोग देंगे नहीं, तो इजी कैलकुलेशंस होती हैं जिसके अंदर बेटा कैंसिलेशन के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ऊपर वैल्यू सेम होगी नीचे वैल्यू सेम होगी, उसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको एस्टिमेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एस्टिमेशन यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप निकालेंगे। तो यहाँ पे भी बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो आप लोग निकाल लेंगे। अगर आप उस टेबल से कंपेयर करेंगे, जो टेबल आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई गई थी, तो बेटा ये रेजिस्टिविटी ना मैंगनीज की रेजिस्टिविटी से बहुत ज़्यादा मैच करती है, यानी कि मटेरियल कौन सा हो जाएगा बेटा, मैंगनीज हो जाएगा। बच्चों अब तक हमने जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़े हैं ना चैप्टर के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने बेटा सिर्फ एक डिवाइस सर्किट के अंदर कनेक्ट किया था, उसी के अक्रॉस हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे थे। उसी सर्किट के अंदर हम लोग करंट को फाइंड आउट कर रहे थे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्या डायरेक्शन है। लेकिन कई बार ना सर्किट्स के अंदर सिर्फ एक डिवाइस नहीं लगा हुआ होता, जैसे कि हमारे घर के अंदर सर्किट बना हुआ है, सिर्फ एक डिवाइस यूज़ नहीं हो रहा, बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ हो रहे होते हैं, है ना। तो वो बहुत सारे डिवाइसेस जब सर्किट के अंदर लगते हैं तो बेटा उसको हम लोग ना सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कहते हैं, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। अब ये सिस्टम बेटा दो तरीके से हो सकता है, पहला ना सीरीज़ कनेक्शन हो सकता है और दूसरा पैरेलल कनेक्शन हो सकता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले वो पढ़ा है एम मीटर और पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर। तो एम मीटर को मैंने बताया था कि सर्किट के अंदर सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। देखो सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, जब बहुत सारे डिवाइसेस ना आपस में एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, जैसे कि 3-4 बच्चे हैं बेटा, सबने ना एक हाथ ऐसे करके पकड़ा हुआ है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये कनेक्शन ना सीरीज़ कनेक्शन कहलाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखो इस सर्किट के अंदर मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, की है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ना 3 रेजिस्टेंसेज देखेंगे, ये 3 रेजिस्टेंसेज बेटा एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, है ना। ये 3 रेजिस्टेंसेज एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। अब इस सीरीज़ कनेक्शन के अंदर हम लोगों को ना कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले देखो इसके अंदर ना कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि इस सीरीज़ कनेक्शन के अंदर, सिस्टम के अंदर जब मैंने एमीटर को कनेक्ट किया, हमने बताया था कि भाई एमीटर कैसे लगेगा, सीरीज़ कनेक्शन में लगेगा। तो एमीटर भी देखो सीरीज़ एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक बेंड है यहाँ पे वायर का, यहाँ पे कोई अलग से नहीं जुड़ा हुआ है एमीटर। जैसे कि ये दो रजिस्टर्स एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, वैसे ही एमीटर भी इन रजिस्टर्स के साथ एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। अब देखो ये जो एमीटर है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करंट को मेजर करके रिप्रेजेंट कर देता है। तो जब हमने ये एमीटर सर्किट के अंदर लगाया तो ये एमीटर जो है ना बेटा सब रेजिस्टेंसेज के लिए सेम करंट को शो कर रहा था। अब ये एमीटर बेटा सर्किट के अंदर लगाया है तो ये एमीटर पूरे सर्किट का करंट भी देगा। ये एमीटर इस R1 रजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी आपको रिप्रेजेंट कर देगा, R2 के अंदर भी और R3 के अंदर भी, यानी कि हर एक रजिस्टर के अंदर ना करंट सेम ही फ्लो कर रहा है, करंट में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा आप देखिए ध्यान से, ये जो वोल्ट मीटर है ना बेटा, ये जो वोल्ट मीटर है ये रजिस्टर्स के अक्रॉस में लगाया हुआ, कैसे लगाया है, पैरेलल कनेक्शन में लगाया। देखो एंड टू एंड नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो वोल्ट मीटर है ये एंड टू एंड नहीं है, ये कैसा है बेटा, इसके अक्रॉस में जुड़ा हुआ है, इसके अक्रॉस में, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस में। मान लो कि मैंने 2 पॉइंट्स का नाम दे दिया है x और y, तो x और y के बीच में कुछ रेजिस्टेंसेस भी लगे हुए हैं और x और y के बीच में ही उसी के अक्रॉस में एक ब्रिज बना करके वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ऐसे ब्रिज बन के या फिर अक्रॉस में लगा हुआ है, किसी एक पॉइंट में एक्स्ट्रा कोई चीज़ जुड़ी हुई होगी कि 2 पॉइंट्स के बीच में, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो वोल्ट मीटर है ना, ये क्या देगा हमको, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके शो कर देगा। अब देखो ध्यान से, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है ना, ये तीनों रेजिस्टेंसेस का मेजर कर रहा है कलेक्टिवली, तीनों रेजिस्टेंसेस का कलेक्टिवली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके दे देगा। लेकिन अगर मैंने यही वोल्ट मीटर बेटा इंडिविजुअली लगा दिए सबके बीच में, मान लो छोटे छोटे से मैं सर्किट्स बनाता हूँ, यहाँ पे ये V1 पोटेंशियल, ये एक यहाँ पे वोल्ट मीटर मैंने लगाया है और ये हमको कुछ शो करके दे रहा है। मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसका नाम ले लिया है V1। यहाँ पे एक और मैं वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ बेटा और ये क्या शो करके दे रहा है हमको, V2। यहाँ पे एक और लगा रहा हूँ मैं और यहाँ पे हमको क्या शो करके दे रहा है, V3। अब ये जो V1, V2 और V3 मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है ना, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो ये वाला V1 किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देगा, सिर्फ R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देगा। और ये वाला V2 किसके अक्रॉस देगा, सिर्फ R2 के अक्रॉस। और ये वाला V3 किसके अक्रॉस देगा पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ R3 के।
अब कमाल की बात यह है बेटा, जब ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, जब ऐड कर रहे थे, तो वो किसके बराबर आ रहा था? इस वोल्ट मीटर की रीडिंग के बराबर आ रहा था। और वो किसके बराबर था बेटा? इस बैटरी की रीडिंग के बराबर था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना पूरे सर्किट का, वो क्या होगा बेटा? इन तीनों को ऐड करके आएगा। और ये तीनों रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट फॉर ऑल रेजिस्टर्स। सब रेजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और ये बात हमको समझ में आ गई, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की है और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर दे रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग को निकालना हो तो तीनों को इंडिविजुअली ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये तीनों इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं ना, तो हम इन तीनों के अंदर बेटा अलग अलग ना ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं। देखो V1 के अंदर अगर आपने ओम्स लॉ लगाया तो ये IR1 हो जाएगा, और ये IR2 हो जाएगा, और ये IR3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ होता क्या है? V इज टू IR। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो V है ये पूरे सर्किट का है, तो मैंने इसको ले लिया बेटा करंट IR, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा ये S स्मॉल सा, सबस्क्रिप्ट में मैंने स्मॉल s लगा दिया है, ताकि ये बता रहा है कि ये R1 और R2 और R3 का जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा ना, वो आपको बता रहा है कि सीरीज कनेक्शन में कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने एक बात गौर करी होगी, मैंने रेजिस्टेंसेस के आगे तो R1 R2 R3 लगाया है, लेकिन करंट के आगे I1 I2 और R3 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया I3? क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर करंट बेटा सेम ही फ्लो कर रहा होगा। देखो सर्किट के अंदर अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो R1 के अक्रॉस भी I करंट फ्लो कर रहा होगा, R2 के अक्रॉस भी और R3 के अक्रॉस भी सेम I करंट फ्लो कर रहा होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। वो कहाँ से पता लगा? हमको एमीटर कनेक्ट करके पता लगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने I और RS लिखा, और इन तीनों में से बेटा I ना कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे R1 प्लस में R2 प्लस में R3 ब्रैकेट के अंदर। अब ये I और I ना कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का, पूरे सर्किट का एक नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इक्विवेलेंट फाइनल रेजिस्टेंस, जो कि आपको निकालना अगर हो तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला है तीनों का। आप अगर सीरीज कनेक्शन है तो तीनों या जितने भी रेजिस्टर्स हैं आपके पास सीरीज कनेक्शन के अंदर, वो आप सिंपली एज इट इज ऐड करते चले जाएंगे। ये आपके पास सीरीज कनेक्शन का एक नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग ना बेटा सेकंड टाइप का सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पैरेलल कनेक्शन। जैसे हमने अभी बताया बेटा, पैरेलल कनेक्शन में एक क्रॉस लगाया हुआ होता है, एक ब्रिज बना करके लगा देते हैं रेजिस्टर्स को, या किसी भी चीज़ को ब्रिज बना करके लगाना होता है। तो देखो ये पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट के अंदर बेटा हमने ना 3 रजिस्टर्स यूज़ करें, R2, R1, R2 और R3। ठीक है, अब ये तीनों रजिस्टर्स बेटा, ये तीनों रजिस्टर्स ना एक दूसरे के ब्रिज बना करके लगे हुए हैं, एक दूसरे से एंड टू एंड नहीं जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से एंड टू एंड एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं। सबके सब बेटा, सबके सब ना इंडिविजुअली बैटरी से पावर को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इसकी तरह कि R1 ने बैटरी को पावर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो बचेगा R2 के पास जाएगा, उसके बाद जो बचेगा R3 के पास जाएगा। इसकी बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, ये जितने भी रजिस्टर्स है ना, ये बराबर मात्रा में करंट को ड्रॉ करेंगे यहाँ से, या पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और पावर को अपने हिसाब से लेंगे, जितना इनको चाहिए होगा उतना हिसाब से ये ले लेंगे। ठीक है ना। अब देखो हमने अभी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्ट मीटर से कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर लगाया जाएगा, और वो पैरेलल कनेक्शन लगाया जाता है। तो देखो जिस तरीके से रजिस्टर्स यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में हैं, वैसे ही मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए बेटा, X और Y, और इसी के अक्रॉस में मैंने एक वोल्ट मीटर भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर बेटा ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस भी देगा, ये R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, R2 और R3 के अक्रॉस भी इंडिविजुअली दे देगा, इंडिविजुअल देगा भी, प्लस आप ये नोट करेंगे कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज करो मैं आपको यहाँ पे बैटरी लगा के देता हूँ बेटा 8 वोल्ट की, तो R1 भी 8 वोल्ट ले रहा होगा, R2 भी 8 वोल्ट ले रहा होगा, और R3 भी 8 वोल्ट ले रहा होगा, और ये वाला जो वोल्ट मीटर है बेटा, ये भी 8 वोल्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पता है क्या लगा हमको कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, हर एक रेजिस्टर के लिए सेम होता है। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के लिए सेम होता है। मैं यहाँ पे सब 8 वोल्ट को हटा दूंगा क्योंकि एक एजम्पशन था। अब देखो ध्यान से आगे, हमने यहाँ पे ना एक एमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है। ये एमीटर जो है सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता है। जब हमने एमीटर पढ़ा था, तो जब हमने सीरीज में इसको कनेक्ट किया बेटा, देखो पूरे सर्किट के अंदर कितना भी रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, तो हमने उसको सबको मिला करके इसके सीरीज में, देखो एंड टू एंड है। सपोज करो ये तीनों ना रजिस्टर्स एक ही इमेजिन कर लो आप,
ठीक है। तो एक इमेजिन करने के बाद ये एंड टू एंड जुड़े हुए हैं कि नहीं, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ ये बेंड है वायर का, कोई और चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जब एंड टू एंड जोड़ दिया बेटा, तो जो एमीटर है ना, ये पूरे सर्किट का तो करंट देगा आपको रिप्रेजेंट करके, सर्किट का करंट आपको शो कर देगा रिप्रेजेंट। लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल एमीटर हर एक रेजिस्टेंस के सामने लगा दूँ, सपोज करो मैंने एक एमीटर यहाँ लगाया, एक एमीटर मैंने यहाँ लगाया और एक एमीटर आपने यहाँ लगाया, तो ये तीनों बेटा अलग अलग करंट शो करेंगे, ये सेम करंट शो नहीं करेंगे, इन तीनों की वैल्यूज़ ना अलग अलग होंगी। सपोज करो ये जो करंट शो कर रहा है ना बेटा, ये I1 शो कर रहा है और ये I2 और ये I3। अब कमाल की बात ये है बेटा, जब ये तीनों रेजिस्टेंसेस के अंदर से करंट फ्लो करके वापस सर्किट के अंदर जाएगा ना, तो जितना सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा था पहले ओरिजिनल, वो जब ऐड करोगे आप तो वो उतना ही निकल करके आएगा। बोलने का मकसद ये है, तो करंट जो है ना हर एक रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग होगा, लेकिन जब वो वापस ऐड करोगे आप तीनों को, तो वो सर्किट का करंट आपको निकाल के दे देगा। तो ये 2 पॉइंट्स बेटा इन चीज़ के अंदर ना, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है बात। सीरीज़ के अंदर बेटा करंट सेम होता है और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, हर एक रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम मिलेगा। दूसरा, सीरीज़ के अंदर आपको पोटेंशियल डिफरेंस सबके अंदर अलग अलग मिलेगा, लेकिन पैरेलल कनेक्शन के अंदर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है और करंट जो है ना सबके अंदर अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमने सबने I1, I2 और I3 को ऐड करा तो हमको क्या मिल गया, सर्किट का करंट मिल गया, जो नेट सर्किट जो है करंट फ्लो करा रहा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा, अगर हमने ओम्स लॉ इसके अंदर लगाया तो हमारे पास क्या चीज़ निकल के आ सकती है। अभी देखो, इसकी जगह पे मैं V/R1 प्लस में V/R2 प्लस में V/R3 लिख दूंगा। ऐसा हुआ कैसे बेटा, ये भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हुआ है, मैं समझाता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, V = IR होता है। अगर मैं बेटा I की जगह पे V/R लिख दूँ तो क्या चलेगा, ये R दूसरे घर में आके डिवाइड में आ गया, तो जहाँ जहाँ पे I है मैं वहाँ पे V/R लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे I है तो मैंने V/R लिख दिया, ये I1 है तो V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3, ठीक है ना। अब आपने एक बात गौर करी होगी, मैंने R1, R2 और R3 में तो 1, 2, 3 लगाया है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ 1, 2, 3 नहीं लगाया इसके नीचे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस में बेटा सेम फ्लो कर रहा होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं लगाया। और वही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का भी होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। अब रेजिस्टेंस बेटा यहाँ पे ना पूरे सर्किट का कुछ बदल जाएगा, तो पैरेलल कनेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ना R के नीचे सबस्क्रिप्ट में मैं फुट बेस के स्मॉल p लगा दूंगा एक छोटा सा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे V की वैल्यू ना, V जो है राइट हैंड साइड में कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/R1, 1/R2 प्लस में 1/R3। देखो ये V और V कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एक लास्ट चीज़ बचेगी जो कि शायद आपको दिख नहीं रही, तो मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, शायद दिख जाए। ये बचेगा बेटा 1/RP = 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ये बेटा सर्किट के अंदर ना अगर पैरेलल कनेक्शन आपने किया हुआ है तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है ये, जैसे आप लोग समझ रहे हैं सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्शन है तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है, आप सारे रेजिस्टेंसेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो वो क्या देगा आपको, नेट रेजिस्टेंस। सर्किट का जो पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट फाइनल रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल दे देगा। बाद में आपको उसको रेसिप्रोकल करके सीधा करना पड़ता है, हम एक आध क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो बात आपको समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चंस देखो बेटा बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। इनको करने के बाद ना आपका रेजिस्टेंस कैसे निकलता है सर्किट के अंदर, जो फाइनल नेट रेजिस्टेंस होता है उसको करने का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका क्रिएट हो जाएगा, समझ जाएंगे आपको कैसे क्वेश्चंस को आगे अप्रोच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसका, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट्स। आपको 2 सर्किट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अंदर ना आपको फाइनल रेजिस्टेंस बताना है, नेट रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का कितना होगा। सबसे पहले आपको जो है ना सर्किट को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सर्किट है और ये वाला कौन सा सर्किट है। पहले हम लोग एक देखते हैं, हम लोगों को याद हो कि बेटा रेजिस्टेंस अगर एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं तो ये सर्किट ना सीरीज़ कनेक्शन कहलाता है, सीरीज़ सिस्टम कहलाता है। तो सीरीज़ कनेक्शन के अंदर हम लोग सर्किट को अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो इसका सिंपल फार्मूला बेटा R1, R2 और R3 को आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने फिर से ना 3 ही रेजिस्टेंस लिए हैं, अगर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस होते तो सिर्फ R1, R2 होता। अगर यहाँ पे 4 रजिस्टर्स होते बेटा तो R1, R2, R3 और R4 होता। जैसे जैसे आपके बढ़ते चले जाएंगे रजिस्टर्स, आप यहाँ पे नंबर्स के साथ R को ऐड करते चले जाएंगे। तो देखो नेट रेजिस्टेंस फाइनल वाला RS = 4, 5 और 6 है।
तो 4, 5 और 6 को आप सिंपली ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आपके पास 15 ओम नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज कनेक्शन के अंदर सर्किट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमने यहाँ पे ध्यान हो कि अगर ब्रिज बना करके किसी के अक्रॉस में ब्रिज बना करके रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड हैं तो ये कनेक्शन ना पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 1 में आर पी इज इक्वल्स टू 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3, ये जो है रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बेटा सिर्फ 2 रजिस्टर्स होते तो यहाँ पे हम सिर्फ R1 और R2 लेते हैं रेसिप्रोकल में ऐड करने के लिए। अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 रजिस्टर्स होते तो 1/R2, 1/R1, 1/R2, 1/R3 और प्लस 1/R4 लेते। जैसे जैसे आपके रजिस्टर्स घटते और बढ़ते चले जाएंगे, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को एज इट इज़ बढ़ाते या घटाते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी 3, तो 1/3, फिर इसके बाद 1/2, इसके बाद 1/6। आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम लेना और इसको सॉल्व करना आता होगा। नहीं आता है तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस जो है बेसिक 7th और 8th क्लास के उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये रेसिप्रोकल की वैल्यू आएगी आपके पास। यहाँ पे इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं। 1 में आर पी इज इक्वल्स टू 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अपॉन में 6 चल रहा है, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, यानी 1/RP की वैल्यू आ गई 1। और अगर आप दोनों को रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो भी आपके पास वो 1 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये जो है सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को, सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हर बार क्वेश्चन के अंदर ना आपको सिंपल सर्किट्स बना करके सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे। कई बार ना बेटा ये सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन कंबाइन करके एक ही सर्किट के अंदर देते हैं। इसको किस तरीके से समझना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, उसके लिए हम लोग ना ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बेटा टिपिकल एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का और कई बार बोर्ड के अंदर पूछा भी गया है। इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे ना सबसे पहले हमारे पास 2 अलग अलग सर्किट्स हम लोग कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग सर्किट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाली सर्किट देखो। क्या यहाँ पे आपको बेटा 2 पॉइंट्स के बीच में ब्रिजिंग दिख रही है, ब्रिज बना करके रेजिस्टर्स ऐड किए गए। तो ये दोनों रेजिस्टर्स ना आपस में, ये दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे में बेटा पैरेलल कनेक्शन में। मैं दोनों रेजिस्टर्स को ना बेटा नाम दे देता हूँ अपने सहूलियत के लिए, ताकि मेरे को आसानी हो जाए पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। तो मैं अभी सीरीज जो सर्किट ए है ना उसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सर्किट ए को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सर्किट ए में आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं, दोनों आपके पैरेलल हैं। तो 10 ओम और 40 ओम पैरेलल में है, तो यहाँ पे आप लोग पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं, तो मैंने दोनों को रेजिस्टर्स को रेसिप्रोकल करके ऐड करने की कोशिश करी है। तो देखो R1 कितना है 10 और R2 कितना है 40। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 40, और ये 4 प्लस में 1 यानी कि 5/40, और ये कितना हो जाएगा 1/8। ये याद रखें कि ये 1/RP की वैल्यू। अब इन दोनों को रेसिप्रोकल करना है, तो RP कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। यानी कि जो A वाला सर्किट है ना, इसका नेट रेजिस्टेंस आपके पास आया है सिर्फ 8 ओम। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं सर्किट B को सॉल्व करता हूँ अलग से। सर्किट B को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये सर्किट B भी जो ना आपको 3 रेजिस्टर्स दिख रहे हैं और तीनों एक दूसरे के ब्रिज में हैं। तो ये तीनों बेटा पैरेलल कनेक्शंस के अंदर है, सिर्फ ये तीनों एक दूसरे के। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। ये भी आप पैरेलल कनेक्शन लगाएंगे, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे मैं R1, R2 और R3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 ना ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे R3, R4 और R5 यूज़ कर लूँगा मैं। R3, R4 और R5 यूज़ कर लूँगा मैं। R3 कितना है आपके पास 30, प्लस में 1/20, प्लस में 1/60। आपके पास 30, 20 और 60 वैल्यू यहाँ पे थी। इन तीनों को आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 30, प्लस में ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब इन तीनों को आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऊपर 60 और नीचे भी 60। सॉरी, ये 10 नहीं आएगा, 2, 3 और 1 आएगा। सॉरी, ऊपर 60 नहीं आएगा, सिर्फ 6 आएगा। हाँ ठीक है, 2, 3 और 1 आएगा, ऊपर 6 और नीचे 60। इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1/10 आ जाएगा। याद रखें कि ये 1/में RP की वैल्यू है, RP की वैल्यू नहीं है। ठीक है, RP को अब आप लोग रेसिप्रोकल करेंगे। 1/RP की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/10, तो RP कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल करके आपके पास 10 ओम हो जाएगा। यानी कि सर्किट B का आपके पास नेट रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। अब देखो ध्यान से, मैं ये जो सर्किट है ना इसको रीड्रॉ करूंगा यहाँ पे छोटा सा। देखो
ये सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ। देखो हमने ना इन दोनों जो पैरेलल कनेक्शन था इसका एक नेट रेजिस्टेंस निकाला था 8 ओम। तो मैं यहाँ पे इन दोनों की जगह पे सिर्फ एक रेजिस्टर इमेजिन कर लूँगा, एक रेजिस्टर, और इसको मैं वैल्यू दे दूंगा 8 ओम की। इन तीनों को हमने सॉल्व करके निकाला बेटा कितना रेजिस्टेंस आया, 10 ओम आया है। तो मैं इन तीनों को ना हटा करके एक रेजिस्टर इमेजिन कर लूँगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगा 10 ओम। ठीक है, अब ये एक सर्किट है आपके पास। अब आपको ये पहचानना है कि ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में बेटा पैरेलल में हैं कि सीरीज़ में है। देखो ये दोनों ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पैरेलल में है, जबकि ना पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज़ कनेक्शन है। ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। एंड टू एंड जुड़े होने का क्या पहचान है इसकी, देखो यहाँ पे ना इसका जो ये वाला जो एंड है ना बेटा, इस वाले एंड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं बीच में कहीं पे ब्रिज नहीं है, इसके बीच में ना कोई ब्रांच नहीं है इसके। अगर ब्रांच होता ऐसा वाला तो ये दोनों पैरेलल में आ जाते हैं। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर है। ये सिर्फ आपको ना मोड़ करके दिखा दिया है यहाँ पे। ये सिर्फ एक स्ट्रेट वायर है, सिर्फ बेंड करके दिखाया हुआ है, कोई और ब्रांचिंग यहाँ पे, कोई भी ब्रिजिंग यहाँ पे नहीं है। तो ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में सीरीज कनेक्शन में हैं। अब आपको अगर सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा इसको ना 1 2 ना दे करके अब मैं नाम दे देता हूँ 6 और 7। ठीक है, इसको मैं 6 और इसको 7 इमेजिन कर लेता हूँ। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 प्लस में 10, यानी कि सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 18 ओम। देखो ये इसके पहले वाले 2 क्वेश्चंस थे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थे सिर्फ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको समझना है, ऐसे ही समझना है, और इसको करने का ऐसे ही अप्रोच है, इसको करने का तरीका ही यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एक बात आपको और बोल सकता है कि सपोज करो आपके पास यहाँ पे ना बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की आपको यहाँ पे बैटरी प्रोवाइडेड है। तो सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है आपसे ये भी पूछ सकता है वो। ठीक है, सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बेटा सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज टू आई आर। क्या चीज़ है ये, ओम्स लॉ है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आपको सर्किट का कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। यहाँ पे सिर्फ आप 12 लिखो। करंट आपको निकालना है, रेजिस्टर कितना है आपके पास, रेजिस्टेंस 18 है। आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12/18 आई की वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 2/3, यानी कि 0.66 एम्पेयर। करंट आप कितना फ्लो कर रहा होगा सर्किट के अंदर, 0.66 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा। बच्चों इसी के साथ ना पैरेलल कनेक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फ़ायदे हैं सीरीज़ कनेक्शन के ऊपर। सीरीज़ कनेक्शन में हमको वो फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में वो एडवांटेज मिल जाता है, वो फ़ायदा मिल जाता है। तो अभी आपने ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा पैरेलल कनेक्शन में। एक बात तो आपने ये नोटिस की होगी कि जब पैरेलली रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं ना तो उनका रेजिस्टेंस ना पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। सीरीज़ के अंदर हमने 3 रेजिस्टर्स लगाए थे, तीनों को ना सिंपली ऐड कर दिया था तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। और जब पैरेलल में हमने जब कनेक्ट किया उन तीनों रेजिस्टेंसेस को, तो जब हमने रेसिप्रोकल करके ऐड किए थे ना तो वो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस ना और ज़्यादा उन रेजिस्टर्स ने पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कम कर दिया था, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट ना ईजिली रेजिस्टर्स के अंदर करंट जो है और ज़्यादा ईजिली फ्लो कर सकता है। रेजिस्टेंस कम हो गया, रुकावट कम हो गई तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। ये तो एक फ़ायदा हुआ। देखो हमने यहाँ पे ना कुछ फ़ायदे, कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो पैरेलल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे घर के अंदर जो कनेक्शन होता है ना ये सारा का सारा पैरेलली कनेक्टेड होता है। अगर कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाता है तो बाकी सारे डिवाइसेस ना एज इट इज़ काम करते हैं प्रॉपरली, किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर एक ट्यूबलाइट ख़राब हुआ है, एक बल्ब ख़राब हुआ है, एक फ़ैन ऑफ हो गया है, तो बाकी सारे डिवाइसेस ना एज इट इज़ काम करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखो इफ़ वन डिवाइस इज़ डैमेज्ड देन अदर डिवाइसेस कंटिन्यू वर्किंग प्रॉपरली। सेकेंड एडवांटेज क्या हो सकता है कि रजिस्टर्स ना जो रजिस्टर्स होते हैं पैरेलल कनेक्शन के अंदर वो बैटरी के अंदर से बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। वो आपको ऐसे ब्रिजिंग दिखती है वहाँ पे कि ब्रिज बनाया है वहाँ पे, है ना, ब्रांचेस बने हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे रजिस्टर्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो अपने अंदर बैटरी से खींच सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं, मैक्सिमम करंट को खींच सकते हैं बैटरी के अंदर से। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर यहाँ लिखी, देखो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अच्छा नेक्स्ट वाला, अगर नेट रेजिस्टेंस देखो कम हो जाएगा तो सब के सब क्या करेंगे, मैक्सिमम करंट जो है ना बैटरी के अंदर से ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने बताया कि नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो सारे के सारे बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। बैटरी से कनेक्टेड होने की वजह से उनके अंदर से ना वो रजिस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा करंट को खींच सकते हैं बैटरी के अंदर से या सेल्स के अंदर से। एक और एडवांटेज है बेटा,
जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना हर एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से वो इक्वली दिखता है। अभी हमने ना इसका इलस्ट्रेशन भी देखा था जब हमने नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, तो वहाँ पे देखा पैरेलल के अंदर कि बैटरी के पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस था बिल्कुल उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के पास जा रहा था। तो देखो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज बराबर मिलेगी आपको, है ना। आपने 3 रेजिस्टर्स जोड़ दिए अलग अलग वैल्यू के, अलग अलग रेजिस्टेंसेस के, लेकिन एक बैटरी आपके पास 12 वोल्ट की, तो वो तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो 12 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर से निकालेंगे, सब 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ से एक्वायर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और एक छोटा सा फायदा है कि अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं ना सर्किट के अंदर, हमारे घर के अंदर जितना भी कनेक्शन होता है पैरेलल होता है, तो हमारे पास एक फ़ायदा ये है कि सबके ना सेपरेट इंडिविजुअल ऑन एंड ऑफ स्विचेस हो सकते हैं, सेपरेट इंडिविजुअल स्विच हो सकते हैं जो कि आप वक्त ज़रूरत पड़ने पे ऑन कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, अगर आपने एक स्विच लगा दिया सीरीज़ में तो एक स्विच बंद होने की वजह से सारे डिवाइसेज एक साथ बंद हो जाएंगे।